नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, माइंड रीडिंग। सुनने में कैसा लगता है जैसे कोई जादुई शक्ति हो, है ना? बिल्कुल। किसी के दिमाग में सीधे झांक लेना। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द सुनते ही लगता है कोई तिलिस्म है, कोई रहस्य है, लेकिन असल में जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। कला? किस तरह की कला? लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके व्यवहार के पैटर्न को बारीकी से समझने की कला। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें एक अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि भाई सामने वाले के मन में चल क्या रहा होगा। अच्छा, तो मतलब ये सीखने वाली चीज है, कोई पैदाइशी शक्ति नहीं? बिल्कुल सीखने वाली चीज है, अवलोकन और समझ का हुनर है। तो आज हम इसी कला के कह सकते हैं 5 आसान या व्यवहारिक तरीकों पर बात करेंगे, बिल्कुल, जिनसे हम दूसरों को शायद थोड़ा बेहतर समझ पाए। हाँ बिल्कुल, 5 ऐसे ट्रिक्स या तकनीकें कह लीजिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली ट्रिक क्या है, कहाँ से शुरुआत करें? आंखों से? हाँ, आंखों से ही शुरू करते हैं। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं, शायद दिमाग का भी। हाँ, सुना तो है। तो आंखों की हरकतों से क्या क्या पता चल सकता है? देखिए, आंखों की चाल बहुत कुछ बताती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जब कोई बातचीत के दौरान अक्सर ऊपर और दाईं तरफ देखता है, अपवर्ड राइट। हाँ, ऊपर और दाईं ओर। हाँ, तो अक्सर इसका मतलब ये निकाला जाता है कि वो शायद अपने दिमाग का जो क्रिएटिव हिस्सा है उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्रिएटिव हिस्सा मतलब कुछ नया सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। हाँ, संभव था। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में देखना अक्सर कुछ कल्पना करने से, कोई नई कहानी या सिचुएशन गढ़ने से जुड़ा होता है। तो अगर कोई तथ्य बताने की बजाय लगातार ऊपर दाईं ओर देख रहा है, तो हो सकता है, जोर देके कह रहा हूं, हो सकता है कि वो पूरी सच्चाई ना बता रहा हो या बात बना रहा हो। अच्छा, मतलब ये एक संकेत हो सकता है कि शायद बात में कुछ झोल है। हाँ, इसे विजुअल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है दिमाग में। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और अगर कोई ऊपर और बाईं ओर देखे तो? अपवर्ड लेफ्ट? हाँ, बाईं और ऊपर देखना, ये अक्सर पुरानी यादों को खंगालने से जोड़ा जाता है। मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल मतलब कुछ याद करना। हाँ, जैसे दिमाग में कोई बीती हुई घटना ढूंढ रहे हो, कोई देखा हुआ चेहरा, कोई पड़ी हुई जानकारी, वो अपने मेमोरी बैंक से कुछ निकाल रहा है। इसे विजुअल रिकॉल कहते हैं। तो मतलब मोटा मोटा कहें तो दायां मतलब कुछ बनाना और बायां मतलब कुछ याद करना। हाँ, ज्यादातर लोगों में यही पैटर्न देखा गया है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर तो नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ संकेत हैं, 100% गारंटी नहीं। हर व्यक्ति थोड़ा अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत कॉमन है, नजरें चुराना। बात करते हुए सीधे आंखों में ना देखना। इसका क्या मतलब होता है अक्सर? हाँ, ये भी एक अहम संकेत है। देखिए, आई कांटेक्ट से बचना या आंखें चुराना, ये आमतौर पर या तो असहजता दिखाता है, मतलब डिस्कम्फर्ट, या फिर ये संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को छिपाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, या उसे डर है कि आंखों में देखने से वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग शर्मीले होते हैं, उनकी आदत ही नहीं होती ज्यादा आंख मिलाने की। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर बेसलाइन बिहेवियर और कल्चर की बात आती है। कुछ कल्चर्स में सीधे देखना बड़ों का अपमान माना जाता है, इसलिए सिर्फ नजरें ना मिलाने से ये मान लेना कि वो झूठ बोल रहा है, ये ठीक नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मली आई कांटेक्ट बनाता है और किसी खास सवाल पे नजरें चुराने लगे, तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी भी दिखाता है कई बार। ठीक है। आंखों से जुड़ा एक और पॉइंट था पुतलियों का फैलना। हाँ, प्यूपिल डायलेशन। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म, मतलब सटल, लेकिन बहुत पावरफुल संकेत है। जब किसी इंसान की किसी चीज में या किसी बात में या किसी व्यक्ति में रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट आता है, या वो एक्साइटेड होता है, हाँ, तो अनजाने में, मतलब इनवॉलंटरीली, उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। अरे वाह। मतलब अगर किसी को कोई चीज बहुत पसंद आ रही है तो उसकी पुतलियां फैल जाएंगी? हाँ, या कोई ऐसा इंसान जिसे वो पसंद करता है, उसे देखकर भी ऐसा हो सकता है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। कमाल है। आंखों में कितने सारे राज छुपे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ आंखों पर ही टिके रहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो फिर और क्या देखे? बॉडी लैंग्वेज में और कौन से संकेत महत्वपूर्ण है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा ट्रिक, बॉडी लैंग्वेज के क्लस्टर्स देखना। क्लस्टर्स
मतलब समूह में देखना। हाँ, संकेतों के समूह। देखिए, एक सिंगल सिग्नल, जैसे किसी ने हाथ बांध रखे हैं, तो हम फट से सोच लेते हैं कि ये डिफेंसिव है, बंद है। हाँ, अक्सर यही मतलब निकाला जाता है। पर हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, या बस वो ऐसे ही कंफर्टेबल हो। इसलिए जरूरी है कि आप एक साथ कई संकेतों को देखें, उनका पूरा क्लस्टर क्या कह रहा है। अच्छा, उदाहरण से समझाइए इसे। जैसे वही हाथ बांधने वाला उदाहरण ले। जरूर। मान लीजिए किसी ने हाथ सीने पर बांध रखे हैं। ठीक है, ये एक संकेत है क्लोज्ड या डिफेंसिव होने का। लेकिन अब आप और चीजें भी नोट करें। क्या उसके कंधे भी ऊपर की ओर खिंचे हुए हैं, टाइट हैं? क्या उसके जबड़े भिंचे हुए हैं? क्या वो आपसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा है? क्या वो आंखें चुरा रहा है? अच्छा, मतलब इन सबको एक साथ देखना है। हाँ, अगर ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं, बंधे हाथ, टाइट कंधे, दूरी, नजरें चुराना, तो ये क्लस्टर ज्यादा मजबूती से बताता है कि हाँ, ये व्यक्ति शायद वाकई में असहज है या डिफेंसिव है या आपकी बात से सहमत नहीं है। समझ गई। तो एक संकेत नहीं, संकेतों का गुच्छा देखना है। पैरों की दिशा के बारे में भी कुछ है। पैरों से क्या पता चलता है? अरे हाँ, पैर बहुत कुछ कहते हैं बिना बोले। पैरों की दिशा मतलब फुट डायरेक्शन, ये एक बहुत ही कह सकते हैं अवचेतन संकेत है। व्यक्ति के पैर अक्सर उस दिशा में पॉइंट करते हैं जहां वो असल में जाना चाहता है या जहां उसका ध्यान है। सच में? तो अगर कोई मुझसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो बातचीत जल्दी खत्म करके निकलना चाहता है, भले ही वो चेहरे पर मुस्कान रखे हो। ये तो ध्यान देने वाली बात है। मीटिंग्स में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, या ग्रुप में बात करते हुए जिसके पैर आपकी तरफ हैं, समझ लीजिए उसका इंटरेस्ट आप में ज्यादा है। सही है। और बॉडी का झुकाव, मतलब कोई आगे झुककर बात कर रहा है या पीछे हट रहा है। हाँ, ये भी क्लस्टर का हिस्सा है। अगर कोई आपकी तरफ झुककर बात कर रहा है, लीनिंग इन, तो ये आमतौर पर दिखाता है कि वो इंटरेस्टेड है, एंगेज्ड है, आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। और इसके उलट अगर कोई बात करते करते थोड़ा पीछे हटता है, लीन बैक करता है या शरीर सिकोड़ लेता है, तो ये शायद डिस्कम्फर्ट, डिसएग्रीमेंट या बातचीत से मानसिक रूप से हटने का संकेत हो सकता है। शायद उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई। हाँ, हो सकता है। तो इन सबको एक साथ देखना, मतलब हाथ, पैर, झुकाव, आई कांटेक्ट, ये पूरा क्लस्टर एक कहानी बताता है। ये क्लस्टर वाली बात तो बहुत काम की है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी ट्रिक पर। मैंने मिररिंग के बारे में सुना है, दूसरों की नकल करना। ये क्या चीज है? मिररिंग, हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प तकनीक है। मिररिंग का मतलब है जब आप अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर भी बहुत हल्के से, सटल तरीके से सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, जैसे उसकी बैठने का तरीका, उसके हाथ रखने का अंदाज या उसकी आवाज की टोन या स्पीड, उसको कॉपी करते हैं। अच्छा, हम कॉपी करते हैं? हाँ। क्यों? ऐसा करने से एक अनकहा सा कनेक्शन बनता है, एक तालमेल, जिसे रैपो कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। लेकिन इससे हमें सामने वाले के मन का कैसे पता चलेगा? ये तो हम कर रहे हैं ना। इसके दो पहलू हैं। पहला, जब आप किसी को हल्के से मिरर करते हैं तो वो इंसान अनजाने में आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगता है, कंफर्टेबल। उसे लगता है कि आप उसकी तरह हैं, तो वो ज्यादा खुल सकता है, अपनी बात ज्यादा आसानी से कह सकता है, जिससे आपको उसे समझने में मदद मिलती है। अच्छा, मतलब हम रैपो बनाने के लिए मिररिंग कर सकते हैं। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू और भी मजेदार है, माइंड रीडिंग के लिहाज से। आप ये देख सकते हैं कि क्या सामने वाला आपको मिरर कर रहा है। अरे, मतलब वो हमारी नकल कर रहा है? हाँ, अनजाने में। अगर बातचीत के दौरान आप नोट करें कि सामने वाले ने आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करनी शुरू कर दी है, जैसे आपने सिर खुजाया, थोड़ी देर में उसने भी वही किया, आप पीछे टिक कर बैठे, वो भी वैसे ही बैठ गया, हाँ। तो ये इस बात का बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि वो आपकी बातों से सहमत है, आपके साथ कंफर्टेबल है और पूरी तरह से बातचीत में शामिल हैं, एंगेज्ड हैं। वो अनजाने में आपके साथ सिंक हो रहा है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर कोई हमें मिरर कर रहा है तो समझो कनेक्शन बन गया है। बिल्कुल, ये रैपो का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अच्छा, लेकिन एक सवाल फिर वही आता है, हर इंसान तो अलग होता है। किसी की आदत ही होती है हाथ बांधकर बैठने की, कोई हमेशा ही धीरे बोलता है। तो हम कैसे समझें कि कोई संकेत वाकई कुछ खास कह रहा है या वो बस उसका नॉर्मल तरीका है? बहुत ही जरूरी सवाल है ये, और यहीं पर हमारी चौथी ट्रिक आती है, बेसलाइन व्यवहार को पहचानना, आइडेंटिफाइंग बेसलाइन बिहेवियर। बेसलाइन व्यवहार मतलब उसका नॉर्मल बर्ताव? बिल्कुल। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप पहले ये देखें कि वो इंसान नॉर्मल, शांत, रिलैक्स्ड सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। उसका नॉर्मली बात करने का तरीका क्या है, हाथ कितने हिलाता है, कैसे बैठता है, आवाज कैसी रहती है, कितना मुस्कुराता है, ये सब उसका बेसलाइन है। तो पहले हमें उसका नॉर्मल पता करना होगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है।
उस इंसान को अलग अलग सामान्य मौकों पर देखें, जब कोई टेंशन वाली बात नहीं हो रही हो। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी का बेसलाइन समझ लिया, फिर आपको ध्यान देना है उस बेसलाइन से होने वाले बदलावों पर, डिविएशंस पर। अच्छा, मतलब नॉर्मल से हटकर क्या हो रहा है? एकदम सही। असली कहानी इन बदलावों में छिपी होती है। जब कोई अपने नॉर्मल पैटर्न से हटकर कुछ करता है, खासकर किसी खास टॉपिक पर या किसी खास सवाल के जवाब में, तो वो अक्सर उसकी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति में हो रहे बदलाव का संकेत होता है। किस तरह के बदलाव हो सकते हैं ये? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो आमतौर पर शांत रहता है, ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन किसी खास मुद्दे पर वो अचानक बहुत तेज बोलने लगे, हाथ हिलाने लगे, उत्तेजित हो जाए। ये बेसलाइन से बदलाव है। हाँ। या इसका उल्टा, कोई बहुत बातूनी इंसान है लेकिन एक खास सवाल पूछने पर एकदम चुप हो जाए या बहुत धीरे दबी आवाज में जवाब दे, ये भी बदलाव है। सही। और हाथों की हरकतों में? हाँ, जैसे कोई नॉर्मली अपने हाथ शांत रखता है, लेकिन किसी खास सिचुएशन में वो बेचैनी से अपने कपड़े ठीक करने लगे, बालों में हाथ फेरने लगे, मेज पर उंगलियां बजाने लगे। ये फिजिटिंग बढ़ जाना भी तनाव या नर्वसनेस का संकेत हो सकता है, अगर ये उसके बेसलाइन से अलग है। आवाज में बदलाव का भी जिक्र किया था आपने। हाँ, वॉइस टोन, आवाज का अचानक ऊंचा हो जाना, शायद गुस्सा या एक्साइटमेंट, या एकदम धीमा और फ्लैट हो जाना, शायद उदासी या अनिश्चितता, या आवाज का कांपना, शायद डर या घबराहट। सांस लेने की गति भी बदल सकती है। तेज और छोटी सांसें लेना तनाव दिखाता है। ये सब बेसलाइन से तुलना करने पर ही पकड़ में आते हैं। समझ गए। तो पहले नॉर्मल जानो, फिर अब नॉर्मल को पहचानो। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं पांचवी और आखिरी ट्रिक पर, चेहरे के भाव। लोग तो चेहरे पर झूठी मुस्कान भी ले आते हैं, भाव छुपा लेते हैं। तो क्या कोई ऐसे भाव भी है जो सच्चाई बता दे, जिन्हें छुपाना मुश्किल हो? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात आती है माइक्रो एक्सप्रेशंस की। माइक्रो एक्सप्रेशंस मतलब बहुत छोटे एक्सप्रेशंस। 115 सेकंड या 125 सेकंड के लिए ये इतने तेज होते हैं कि अक्सर हम इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन ये व्यक्ति की सच्ची अंदरूनी भावना को उजागर कर देते हैं, भले ही वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। 1 सेकंड से भी कम? अरे, इन्हें पकड़ना तो फिर बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है, यकीनन। इसके लिए काफी अभ्यास और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। आपको सचमुच चेहरे पर फोकस करना होता है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलंटरी, मतलब इंसान जानबूझकर नहीं बनाता, इसलिए ये असली भावना दिखा देते हैं। अच्छा, तो कौन-कौन से भाव माइक्रो एक्सप्रेशन के तौर पर दिख सकते हैं? कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे अचानक एक पल के लिए नाक का सिकुड़ना, जैसे किसी गंदी चीज को देखकर नाक सिकुड़ते हैं। ये अक्सर घृणा या डिस्गस्ट का पक्का संकेत होता है, भले ही व्यक्ति तुरंत मुस्कुरा दे। या होंठों का कसकर भिंच जाना या अंदर की तरफ दब जाना, ये अक्सर चिंता, तनाव या कुछ कहने से खुद को रोकने का संकेत हो सकता है। अच्छा। या फिर भौहों का एक पल के लिए तेजी से ऊपर उठना और फिर नॉर्मल हो जाना। ये आश्चर्य या अविश्वास दिखा सकता है, भले वो जुबानी तौर पे हाँ कह रहा हो। और उदासी का? हाँ, मुंह के कोनों का क्षण भर के लिए नीचे की ओर जाना, एक हल्की सी झलक दुख की। ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें पकड़ना सीख लिया तो आप छुपी हुई भावनाओं को भांप सकते हैं। कमाल है। और मुस्कान का क्या? आपने कहा झूठी मुस्कान होती है। असली और नकली मुस्कान में क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सच्ची मुस्कान, जिसे डुचेन स्माइल कहते हैं, डुचेन स्माइल, हाँ, मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन के नाम पर। इसमें सिर्फ होठ ही ऊपर नहीं खिंचते, बल्कि आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे आंखों के बाहरी कोनों पर हल्की सी सिकुड़न या झुर्रियां दिखती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। आंखें थोड़ी सी छोटी लगती हैं, उनमें चमक होती है। अच्छा, आंखें भी हंसती हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि नकली मुस्कान या सोशल स्माइल, उसमें ज्यादातर सिर्फ मुंह की मांसपेशियां काम करती हैं। होंठ तो खिंचते हैं पर आंखें वैसी ही रहती हैं, उनमें वो सिकुड़न या चमक नहीं आती। तो आंखों पर ध्यान देना है मुस्कान की सच्चाई जानने के लिए। बिल्कुल, आंखें झूठ नहीं बोलती इस मामले में तो। तो ये हो गई 5 तकनीकें: आंखें, बॉडी लैंग्वेज, क्लस्टर, मिररिंग, बेसलाइन व्यवहार और माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये सब तो बहुत दिलचस्प और उपयोगी लग रही हैं। हाँ, ये काफी हद तक हमें दूसरों को समझने में मदद कर सकती हैं। लेकिन इन सब का इस्तेमाल करते हुए कोई एक सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान रखना ही रखना है, कोई गोल्डन रूल? हाँ, एक बात है जो इन सबसे ऊपर है और जिसके बिना ये सारी तकनीकें आपको गलत दशा में ले जा सकती हैं, वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट मतलब किस परिस्थिति में बात हो रही है। बिल्कुल, हर सिचुएशन अलग है, हर बातचीत का माहौल अलग है, हर इंसान अलग है। उसकी उस वक्त की मानसिक या शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है। किसी एक संकेत को पकड़कर बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे तुरंत कोई नतीजा निकाल लेना, कोई जजमेंट पास कर देना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, ये तो सही बात है। जैसे वो हाथ बांधने वाला उदाहरण था, हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। एग्जैक्टली या किसी ने नजरें चुराई तो हो सकता है वो बस थका हुआ हो या शर्मीला हो, जरूरी नहीं कि वो झूठी बोल रहा हो। तो फिर कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझें? हमेशा पूरी सूरत देखें। पूरी सिचुएशन क्या है, बात किस टॉपिक पर हो रही है, माहौल कैसा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, उस व्यक्ति का नॉर्मल बेसलाइन क्या है, क्या और भी संकेत हैं जो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्लस्टर्स, क्या उसकी कल्चरल बैकग्राउंड का कोई असर हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही किसी संकेत का मतलब निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी एक संभावना के तौर पर, पक्की यकीन के तौर पर नहीं। मतलब जल्दबाजी में कोई लेबल नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं। धैर्य, अवलोकन और लगातार अभ्यास, यही कुंजी है। ये समझ धीरे धीरे ही विकसित होती है। जितना आप लोगों को ध्यान से देखना और सुनना सीखेंगे बिना जजमेंट के, उतना ही आप इन संकेतों को बेहतर समझने लगेंगे। और ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से निखरती है। सही कहा, ये एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, लोगों को बेहतर समझने, उनके साथ बेहतर संवाद करने और रिश्ते मजबूत करने की एक यात्रा है। तो आज हमने माइंड रीडिंग यानी दूसरों को बेहतर समझने की 5 तकनीकों पर बात की। आंखें क्या कहती हैं, बॉडी लैंग्वेज के क्लस्टर्स कैसे देखें, मिररिंग का क्या मतलब है, बेसलाइन व्यवहार क्यों जरूरी है और माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैसे पकड़ें। और सबसे जरूरी बात सीखिए कि संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ही राजा है, उसे कभी नहीं भूलना है। बिल्कुल। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इन संकेतों को समझने में थोड़े बेहतर हो जाएं, तो ये क्षमता हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी बातचीत को, हमारे रिश्तों को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, किस तरह से बदल सकती है। हाँ, क्या हम ज्यादा सहानुभूति वाले बन सकते हैं? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकती हैं? ये सोचने लायक सवाल है। जरूर, इस पर विचार करना तो बनता ही है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।